वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, जो हमारे इंडियन लीडर है पुराने, उनके द्वारा इकोनॉमिक आइडिया जो दिया गया है। इस वीडियो में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। Gopal Krishna Gokhale made a deep study of various economic problems of the day and expressed important view of economic, social and political matters। अब इसमें देखा जाए तो अगर एक तरीके से गोपाल कृष्ण जो है, इन्होंने एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में डीप स्टडी करी है। जैसा कि इनके बारे में कहा गया है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, कंजम्पशन की, प्रोडक्शन की, एक्सपेंडिचर की, टैक्स की, उनके बारे में खूब इन्होंने एक्सेट्रा जो भी उन्होंने इनके बारे में खूब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करी है और कुछ अपने इकोनॉमिक व्यू दिए, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल मैटर के ऊपर खुद ने इन्होंने एक सजेशंस दिए कि किस तरीके से कैसे प्रॉब्लम का इनका सॉल्यूशन है। जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, सोशल प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, उनके बारे में इन्होंने एक अपने इम्पॉर्टेंट सजेशंस दिए हैं। और वो सजेशन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या अदर प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, जो इनके सजेशंस है। तो इस वीडियो में हम उन सजेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या सजेशंस दिए हैं, अपने इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में क्या क्या बताया इन्होंने। ऐसे जो मेन आइडियाज़ है उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो हिट इस आइडियाज़ ऑफ फॉलो। सबसे पहले इन्होंने इंडियन फाइनेंस के ऊपर एक आइडिया दिया है। इंडियन फाइनेंस के ऊपर इन्होंने ये बताया है कि अगर कंट्री के अंदर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और इनकम कम होगा, तो इससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ होके फिर डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि सरप्लस होके फिर वापस से डेफिशिएंट में चल जाएगी। इसलिए इन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया है कि इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। सरप्लस बजट के फेवर में ये नहीं थे। ये बात इन्होंने पहले बताई है कि सरप्लस बजट के फेवर में इसलिए नहीं थे क्योंकि जो पॉलिसी है सरप्लस बजट की वो अनसाउंड थी। उस समय जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तो सरप्लस बजट की जो पॉलिसी थी वो अनसाउंड थी। जो ज़्यादा पैसा आता था, एक्सपेंडिचर जो होता था और इनकम जो ज़्यादा शो करते थे, वो सारा पैसा जो आता था एक्स्ट्रा, वो लीडर्स के पास रहता था और गवर्नमेंट उन चीज़ों का प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करती थी, उन पैसे का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या फिर पॉपुलेशन के एक्सपेंडिचर में। तो इसलिए सरप्लस बजट जो था उस समय उसके फेवर में गोखले नहीं थे, क्योंकि सरप्लस बजट कैसा था, एक अनसाउंड था, यानी कि उसका बजट का प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करा जाता था। एक्स्ट्रा वैगेंट एक्सपेंडिचर का, यानी कि फिजूल खर्ची जो करती थी गवर्नमेंट, ऐसे खर्चे जिसका कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई कनेक्शन नहीं है, उन खर्चों को यहाँ पे गवर्नमेंट करती थी। और जो भी एक्स्ट्रा इनकम आती थी वो खुद के ऊपर खर्च करती थी, पब्लिक के इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर खर्च नहीं करती थी। इसलिए यहाँ पे गोखले इस चीज़ के अगेंस्ट है। He thought that a succession of surplus budgets would make the government indulge in extravagant expenditure। गवर्नमेंट यहाँ पे extravagant expenditure में इंक्लूड था, इसलिए यहाँ पे वो चीज़ पे ध्यान नहीं देते। गोखले was against using the budget surpluses for repaying the debt incurring for the construction of railway। जैसे गवर्नमेंट रेलवे के कंस्ट्रक्शन में करती थी और रेलवे कॉमर्शियल अंडरटेकिंग में यूज़ करा जाता था, और रेलवे का यूज़ जो था वो कॉमर्शियल अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट उससे इनकम क्रिएट ज़्यादा करती थी। तो रेलवे का एग्जांपल देके इन्होंने ये बता रखा है कि ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट करती थी, लेकिन उसका कोई कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कनेक्शन नहीं था, और इस चीज़ के अगेंस्ट गोखले थे। जैसे रेलवे बजट को पास करा, उसके डेट को रीपे करा, कॉमर्शियल अंडरटेकिंग में यूज़ करा, वो सारी चीज़ों के अगेंस्ट यहाँ पे गोखले थे। इट शुड मीट इट्स डेट कमिटमेंट्स फ्रॉम इट्स ओन इनकम एंड नॉट फ्रॉम द प्रोसीड फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन भी यहाँ पे जो था वो नहीं पे होता था, टैक्स रेवेन्यू भी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट इक्वल नहीं था,
लोकल बॉडीज़, सेंट्रल और प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो स्टेट होती है उनके अंदर। तो यहाँ पे एक तरीके से टैक्स का जो सिस्टम था वो भी ख़राब था, और टैक्स जो पे होता था वो प्रॉपर्ली ऐसा पे होता था जो एक सही लीगली तरीके से लोगों से नहीं लिया जाता था। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने, गोखले ने बात करी है कि इंडियन फाइनेंस सिस्टम जो था कंट्री का, वो एक अच्छा सिस्टम नहीं था उस समय, और बजट सरप्लस जो था, वो इनकम जो ज़्यादा क्रिएट होता था वो सिर्फ गवर्नमेंट खुद के लिए करती थी, इकोनॉमिक ग्रोथ के आस्पेक्ट को लेकर नहीं करती थी। जैसे हमने रेलवे का एग्जांपल पढ़ा कि रेलवे का यूज़ कॉमर्शियल पर्पस के लिए करा जाता था, और रेलवे का कंस्ट्रक्शन पे खर्चा करती थी गवर्नमेंट। उस चीज़ के अगेंस्ट यहाँ पे गोखले थे। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। इस चीज़ के अंदर इन्होंने बताया कि जैसे पंचायत राज जो है, लोकल बॉडीज़, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ऐसे सिस्टम होने चाहिए कंट्री के अंदर। ये क्या करता है, डिसेंट्रलाइजेशन का एक अच्छा तरीका है पावर को बांटने का। डिसेंट्रलाइजेशन का अच्छा तरीका है जिसमें पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे, लोकल बॉडी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सिटी लेवल पे है ना, जो काउंसिल्स हो, वो काउंसिल्स क्या करेगी, वर्क करेगी, उनके मेंबर्स हो, और वो गवर्नर के द्वारा असिस्ट करे जाए, यानी गवर्नर के द्वारा, जो हर स्टेट का जो गवर्नर होता है उनके द्वारा ये लगाया जाए। He held that a provisional legislation should discuss important matters related to finance the budget। जैसे हमने प्रीवियस जो पॉइंट पढ़ा कि इंडियन फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए, इस तरीके से इन्होंने इंडियन फाइनेंस के जो सिस्टम है उसको बनाने के लिए इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन पावर की भी बात करी है। उसमें इन्होंने यही बताया है कि अगर पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करके हम चलेंगे तो इससे क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट बातें जो होगी, मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंस, मैटर रिलेटेड टू पॉलिटिकल सोशल मैटर्स, उनके ऊपर डिस्कस करेगी गवर्नमेंट, और फिर उनको सॉल्व करने पे ज़्यादा ध्यान देगी बजाय खुद की इनकम क्रिएट करने के। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बता रखा है इन्होंने जो क्या कहता है कि फाइनेंस और अदर जो रिलेटेड आस्पेक्ट है, जो कंट्री के अंदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, उन पे गवर्नमेंट ध्यान दे, और उन पे गवर्नमेंट तभी ध्यान दे पाएगी जब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। जब पावर को बांटा जाएगा अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग काउंसिल्स के अंदर, और एक जो मैटर्स है वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस हो, उनके लिए लॉ बने, उन लॉ के ऊपर फॉलो हो, और उनके अगेंस्ट अगर कोई लॉ के अगेंस्ट कोई करता है तो उसके ऊपर एक्शन ले गवर्नमेंट। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपनी बात बताई है। फिर इन्होंने लैंड रेवेन्यू पे जो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, रेवेन्यू लेती है लैंड के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर ही इन्होंने बताया है। इन्होंने रायतवाड़ी एरियाज़ के ऊपर सजेशन दिए है जहाँ पे कल्टीवेटर्स पे करते हैं रेवेन्यू गवर्नमेंट को। रायतवाड़ी एरिया जहाँ पे है तो वहाँ पे उस एरिया से जो कल्टीवेटर गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू पे करते हैं वो रेवेन्यू 20% से ज़्यादा नहीं। उस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने रिफॉर्म के ऊपर बात करी कि लैंड रिफॉर्म अच्छा है, लेकिन जैसे महलवाड़ी सिस्टम है, रायतवाड़ी सिस्टम है, इनके ऊपर ये जो सिस्टम बना है लैंड रेवेन्यू का वो बहुत अच्छा बताया है। लेकिन कुछ जो चेंजेस थे, जैसे रायतवाड़ी सिस्टम में चेंजेस बताए इन्होंने, रेवेन्यू जो था गवर्नमेंट को पे करे और 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ग्रॉस प्रोड्यूस जो हुआ है उसका 20% से ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू पे नहीं होना चाहिए। तो गोखले suggested certain revenue in land, certain reforms in land revenue system also। तो 20% से ज़्यादा यहाँ पे ग्रॉस प्रोड्यूस से पे नहीं होना चाहिए। जो टैक्स है उसके ऊपर 20% ज़्यादा लैंड रेवेन्यू नहीं दे। पब्लिक एक्सपेंडिचर पे भी इन्होंने बात करी है। गोखले वॉज highly critical of large increase in public expenditure. He pointed out that India's monetary resources were misspent in extending northern and northeastern frontiers and using troops for imperial purposes. He emphasized the need for controlling public expenditure। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा करती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करती है, उसके ऊपर इन्होंने पॉइंट आउट करा है। इन्होंने बताया कि रिसोर्सेज का कंट्री में मिस स्पेंड हो रहा था। जैसे सड़कें बनी हुई है उनको वापस से सड़कों को तोड़कर फिर वापस बनाना इस तरीके से, या फिर है ना ऐसे एक्सपेंडिचर करना जो एक्स्ट्रा वैगेंट हो, ख़राब हो। जैसे नॉर्दर्न और ईस्टर्न फ्रंटियर में ये अलग अलग इम्पेरियल पर्पसेस के लिए इन्होंने ट्रूप्स यूज़ करे थे। वो सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने बता रखा है कि ऐसी चीज़ें जो है
सेना के ऊपर जो फिजूल खर्चा करा, या फिर इम्पेरियल पर्पस के लिए इन्होंने ट्रूप्स लगाए, जिन्हें सेना की टुकड़ी लगाई। जो सेना होती है, आर्मी होती है, उनको शाही चीज़ों के लिए, शाही पर्पस के लिए जो राजा महाराजों की चीज़ होती है उनके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे खर्चा करना और उनके ऊपर ज़्यादा सेना लगाना, बजाय उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पे ज़रूरत है। तो वहाँ पे इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को एक्स्ट्रावेगेंट बताया, फिजूल खर्ची बताया है। ही एम्फेसाइज द नीड फॉर कंट्रोलिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडिया में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो करते हैं उन चीज़ों पे इन्होंने कंट्रोल करने के लिए बहुत बताया है। ही पॉइंटेड आउट दैट in England and other country public expenditure controlled by taxpayers, but in India there was no popular control over the public expenditure. The Indian taxpayer had no voice over this matter. इस चीज़ के ऊपर इन्होंने पॉइंट आउट करा है कि इंग्लैंड और अदर कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो पब्लिक एक्सपेंडिचर टैक्स पेयर के द्वारा कंट्रोल करा जाता है, क्योंकि जितना टैक्स पे होगा उसके हिसाब से पब्लिक एक्सपेंडिचर करती गवर्नमेंट। अब इंडिया में टैक्स पे ज़्यादा होता है, टैक्स पे का कोई जो एक पॉइंट होता है वो नहीं है। टैक्स पे का जो एक परसेंटेज होती है वो नहीं है इंडिया में, जबकि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग उसके रूल्स रेगुलेशन बने हैं। तो इस चीज़ पे इन्होंने ध्यान देने की बात कही थी। जैसे जैसे टैक्स पे परसेंटेज जो है कंट्रोल होगा, वैसे वैसे कंट्री में पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल होगा। और इंडियन टैक्स पेयर इस चीज़ के ऊपर कोई वॉइस नहीं देते, ये इन्होंने बात बताई है। और एक्चुअली में पॉइंट आउट हुआ है कि बाहर की कंट्रियों में टैक्स पेयर्स जो होते हैं वो एक लीगली टैक्स पे करते हैं और एक सही परसेंटेज में, सही वे में यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो इंडिया में इस तरीके का सिस्टम नहीं है और उसके ऊपर कुछ वो वॉइस ओवर नहीं करता। गोखले सजेस्टेड अ फॉलोइंग रेमेडीज चेक द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कुछ उन्होंने रेमेडी बताई है जिससे पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करा जा सकता है। The expenditure should be incurred with the spirit of economy. It should not be allowed to exceed a normal revenue except under condition of war, famine, etc. अब कुछ इन्होंने बात बताई, जैसे इन्होंने ये बताई कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए। दूसरी बात, नॉर्मल रेवेन्यू ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए जो रेवेन्यू को भी कम करते, एक्सेप्ट नॉर्मल रेवेन्यू से ज़्यादा मतलब एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में कर सकते हैं, जैसे वॉर की सिचुएशन में, फैमाइन की सिचुएशन में अगर नॉर्मल रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय वहाँ पे ज़रूरत होती है एक्चुअल में, वॉर के टाइम में, फैमाइन के टाइम में, ड्रॉट के टाइम में, अर्थक्वेक के टाइम में, कोई डिज़ास्टर आ गया उस टाइम में। बट अगर नॉर्मली आप रेवेन्यू से ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर कंट्रोल करने की बात करी है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कट डाउन करने की बात कही थी ब्रिटिशर्स के टाइम में, और इन्होंने इंडियन रिक्वायरमेंट, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट ज़रूरी है मिलिट्री, वहाँ इन्होंने खर्चा करने की बात कही है। मोर नंबर ऑफ़ इंडियंस शुड बी एम्प्लॉयड इन पब्लिक सर्विसेज। ज़्यादा सारे इंडियंस को पब्लिक सर्विस में एम्प्लॉय करा जाए और इंडियन जो है उनको सेम सैलरी पे करा जाए जितना ब्रिटिशर्स को देते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने पॉइंट आउट करा है कि इंडियंस जो होते हैं उनको पे जो सैलरी करी जा रही है वो एक तरीके से सेम रेट पर देना चाहिए जो इंग्लिश मैन को देता है, इक्वली यहाँ पे होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो 3 बातें इन्होंने बताई है मेनली। कौन कौन सी बात है? एक्सपेंडिचर नॉर्मल रेवेन्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट वॉर ऑफ फैमाइन एक्सेट्रा कंडीशंस में, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कट डाउन, एंड आर्मी का जो मेंटेन करने में खर्चा हो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इंडियन रिक्वायरमेंट के लिए खर्चा हो। तीसरी बात इन्होंने इंडियन एम्प्लॉय की बात करी है पब्लिक सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, और इंडियंस को उतना इक्वल पे करने की बात करी है जो जितना इंग्लिशमैन को पे करा जाता है। अगली पॉइंट बता रखा है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर उन्होंने पॉइंट बता रखा है कि इलिटरेट नेशन नहीं होना चाहिए और इलिटरेट नेशन आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता, इसलिए इन्होंने एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात करी है। जो भी एक्सपेंडिचर हो एजुकेशन पे वो एक तरीके से ऐसा होना चाहिए जो कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे ले जा सके, यानी कि एजुकेशन फैसिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। जितना ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा उतना ज़्यादा कंट्री में प्रोग्रेस होगा, ये इन्होंने बात बताई है। ट्रेड के ऊपर भी बात बताई है। फ्री ट्रेड के ऊपर ये फेवर में नहीं थे, इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड के पॉलिसीज़, ट्रेड के रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए,
अगर ट्रेड के रूल्स रेगुलेशन होंगे तो ट्रेड सही तरीके से चलेगा, इस चीज़ को इन्होंने बताया है। तो एक तरीके से फ्री ट्रेड पॉलिसी के अगेंस्ट है ये, ट्रेड प्रोटेक्शन, ट्रेड रूल्स के लिए इन्होंने बात करी है, ये चीज़ होनी चाहिए, इसके ऊपर इन्होंने बताया। तो बेसिकली हमने बात करी ऐसे कुछ 6 पॉइंट ऐसे बात करें जो इकोनॉमिक आइडिया ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिए गए हैं, और वो 6 पॉइंट हमने इंडियन फाइनेंस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर बात करी है, लैंड रेवेन्यू के ऊपर बात करी है, एजुकेशन के ऊपर बात करी है। इन सारे 6 पॉइंट के ऊपर हमने बात करी कि इनके आइडिया क्या थे इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, इनके जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उनके ऊपर आइडिया क्या थे, इस चीज़ में हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है। तो आज के वीडियो में हम बात करी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं वो बताए गए इनके द्वारा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके की वीडियो को गेट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।